सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। गुड़िया के इंसाफ की लड़ाई तेज़ हो चुकी है। तमाम सामाजिक संगठन इसमें कूद चुके हैं। भीम आर्मी पूरी तरह से मैदान में है। मैंने सीधी बात आपसे कराई जब भीम आर्मी के नेता और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आपको ये बताऊं कि लीगली फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक पूरी टीम है, जो लीगल टीम है वो आई हुई है। एडवोकेट MS आर्या साहब हैं उनके नेतृत्व में। और एक बात और बता दूं एडिशनल के एडवोकेट MS आर्या साहब वो वकील हैं जिन्होंने हाथरस वाले मामले में भी अपनी भूमिका निभाई थी, उस मुकदमे को भी लड़ा था। सर, सबसे पहले तो आप देश की सच्चाई चैनल में आपने समय दे दिया, इसके लिए आभार। आप आए हुए हैं, आपने क्या पाया यहाँ पर? मैं सबसे पहले आपके चैनल देश की सच्चाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आप साथियों का कि ऐसे वक्त में आकर के हम लोगों के साथ जो विक्टिम हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आप चल रहे हैं और हमारी बात को जनरल पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि हमें न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये पहली घटना नहीं है। हमारे देश में इस तरह की हज़ारों लाखों घटनाएं हो चुकी हैं। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आज जिस स्थल पे हम खड़े हैं यहीं पर छोटी सी बिटिया की जिसकी उम्र 8 साल है, जिसका 4-5 लोगों ने जो साफ साफ आ रहा है बिल्कुल सामने, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उन लोगों ने उसका रेप किया और रेप करने के बाद में उसे अधमरा कर दिया और इस व्यू से कि वो मर चुकी है उसको जलती हुई चिता में फेंक दिया। जैसे उसके परिवारजनों को पता लगा, भाग करके उसकी माँ पहुँची, उसके परिवारजन पहुँचे यहाँ पर, तो डेड बॉडी तो जल चुकी थी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डेड बॉडी जल चुकी थी। मुश्किल से एक हाथ के उस बिटिया के पैर बचे हुए थे। ये सामने आप देख रहे हैं, आइए दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी वहाँ से निकाली थी। और उसके बाद में यहाँ पर फिर धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। ये वो जगह है, अब देखिए ये वो जगह है, ये यहाँ पर उस बिटिया की पैरों को निकाला गया था। जैसे तैसे उस अग्नि को बुझाया गया और वो जैसे पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, फिर एकदम से पुलिस यहाँ पर आ गई थी। देखिए, इस केस में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है कि कोई गवाही न दे, क्योंकि हमारा आदमी या उस बेटी के परिवार का अगर कोई सदस्य होता तो शायद वो डायरेक्ट एविडेंस पे आ जाता कि मैंने देखा है। लेकिन अब ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर ज़्यादा बेस करता है। बिटिया का फॉरेंसिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फॉरेंसिक जांचें हैं वो होंगी। जो लोग सुनने में ये आया है, अभी अरेस्ट हुए नहीं हुए, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, पता नहीं है कुछ भी। पुलिस पूरे सिस्टम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। अपुष्ट सूचना है कि 4 लोग हिरासत में हैं, ऐसा बताया जा रहा है, हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं है, ना ही बताया पुलिस ने। इवन आपको मैं बता दूं कि पुलिस हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द FIR विच इज़ अ राइट ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को FIR की कॉपी भी अभी तक प्रोवाइड नहीं की। अप्रोच किया था? हाँ, कंप्लेनेंट परिवार गया है, फ़ोन पे भी बात हुई, बोले कि फ़ोन पे दे रहे हैं, हम आपको फ़ोन पे दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप भी नहीं किया। आप समझ रहे हैं बात, सिचुएशन आप समझ रहे हैं? क्या FIR लिखी है, क्या कंटेंट्स हैं, अभी तक इस विषय में कुछ भी पता नहीं लगा है। जिन लोगों के अरेस्टिंग की बात कर रही है उनका नहीं पता है। मैंने खुद बिटिया की माँ से बात की है काफ़ी देर तक। उन्होंने मुझे ये बताया है कि 2-3 पुलिस वाले लगातार उसको समझाने पे लगे हुए थे, लगातार धमकाने पे, थ्रेट करने पे कि तुम गलत फंस जाओगे, दबाव डाल रहे हैं लगातार, और उससे उल्टी सीधी स्टेटमेंट बोलने के लिए कह रहे हैं। जो कि आप अगर वहाँ चलेंगे जहाँ पर उनकी माता बैठी हुई हैं, उनसे आप बातचीत करेंगे तो ये बात साफ सामने आएगी निकल के आपके। उन्होंने ये बताया कि ज़बरदस्ती, हाँ। और जज साहब के सामने जो स्टेटमेंट हुई है 164 की, उसमें देखिए हम लोग जो कि वकील हैं और लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली, हमें पता है कहाँ कहाँ किस तरह के लैकुनाज होते हैं। अगर भारत की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो 60% केसेस आज एक्विटल के नहीं होते, बरी के नहीं होते। जितने मुकदमे भारत में दर्ज होते हैं लगभग मोर देन 50%। सर, एक क्रॉस क्वेश्चन व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए, चूँकि आप लॉयर्स हैं। पुलिस के सामने दिया गया बयान, क्या अदालत उसे वैलिड मानती है? अगर अदालत में पहले जाए मैंने प्रार्थी और वो कहे कि हम मेरे साथ दबाव में ये सब कराया गया, तो अदालत उनकी बात मानेगी नहीं? लीगली बात बताएं जरा। देखिए, मैं बिल्कुल लीगली बता रहा हूँ आपको। पुलिस के सामने दिया गया बयान बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है इन द आइज़ ऑफ लॉ। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है।
ठीक है। सीआरपीसी में छोटे छोटे प्रोविजन है, सेक्शन 161, सेक्शन 162, वो भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने मान्य नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, पुलिस करती क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और वो पुलिस वाले जब आपको धमकाना शुरू करेंगे, आपके थाने में बैठा करके 5 घंटे बैठाए रखेंगे, आप ऐसा बोलेंगे, आपको जज साहब के सामने पेश करेंगे हम। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो आपके पेरेंट्स को अंदर कर देंगे, आपके पति को अंदर कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। मतलब आप पुलिस का रवैया समझ रहे हैं, आप पुलिस का इस तरह के हालात यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। जो विक्टिम बिटिया है हमारी, उसकी माँ इस बात को बता रही है कि मुझे धमकाया गया और मुझे ले जा करके वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। 164 की स्टेटमेंट एडमिसिबल इन द आइज ऑफ लॉ होती है। 164 की जो स्टेटमेंट है, 164 सेक्शन 164 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट होती है, 64 का बयान हो चुका है। यस, हो चुका है। और उस मदर ने, बिटिया की मदर ने, जो जिस बिटिया के साथ ये इस तरह का हादसा हुआ, उसकी मदर ने ये बताया है कि मुझे मेरे पास आकर के एक लेडी कांस्टेबल ने बार बार ये समझाया कि तुम रेप की बात मत करना, तुम ये बातें मत बताना, तुम कहाँ से इतना पैसा लगाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, कैसे करोगे, मकान बिक जाएगा, है ना, यहाँ से भगा दिए जाओगे। मतलब इस तरह का उसका जो मेंटल जो फ्रेम था वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया बहुत बुरी तरीके से। अब मेंटल फ्रेम यदि आप किसी विक्टिम का डिस्टर्ब कर देंगे तो वो स्टेटमेंट तो वही देगा ना जो आप थ्रेटन करके उसे ले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इवन 164 की स्टेटमेंट कुछ होती है और जब कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देते हैं कुछ होती है। आप ये देखिए, हम इस केस में कोर्ट के माध्यम से और पुलिस प्रशासन से भी सीधी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई जाँच हो, SIT गठित हो या सीबीआई जांच हो, प्रॉपर तरीके से मजिस्ट्रेरियल जांच हो इसमें, और जिन दोषियों ने, चाहे वो पुलिस वाले भी क्यों ना हो। इस देश की विडंबना ये है कि यदि हम पुलिस वालों के खिलाफ थोड़ा सा सख्ती से कानून पेश करने लगेंगे, ऐसा प्रोविज़न 161, 166 और 166A जो ये घटना हुई थी, निर्भया कांड वाला जो घटना हुई थी, उसमें 166A 2013 में अमेंड हुआ था। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी से डिसओबे करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। लेकिन आज तक पूरे देश के अंदर एक भी केस ऐसा दर्ज नहीं हुआ जिसमें पब्लिक सर्वेंट को, जो पुलिस वाले हैं, जिस तरह के रोल और रवैया अदा करते हैं, उनको सजा मिली हो। एक पूरे देश के अंदर ऐसा केस नहीं आज तक। आप देखिए SC ST एक्ट, सारे वादे हवा हवाई सारे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियर एक बहुत बड़ी कोटेशन दी थी हमें इस बात के लिए, हमें समझना होगा, समाज को समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोटेशन ये दी थी कि कानून चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उस कानून को लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है तो वो कानून अंततः बुरा साबित होगा। आप ये देखिए, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, इनके हाथों में कानून है। ये कानून का कैसे उसका वो कर रहे हैं। मैं इस बात का दावा देता हूँ आपसे कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर लीजिए, 100% इसमें सारे लोगों को सजा होगी, एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा इसमें से। जिन लोगों ने जो यहाँ पर जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, FSL रिपोर्ट आ जाएंगी, सबके सीमेंस चेक होंगे। और जो बिटिया के लिए जो बात कराई गई है मदर के माध्यम से कि करंट लग गया था, ये लग गया था, वो लग गया था, करंट का DNA पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुरंत आ जाएगा। ब्लड स्टेन्स अपने आप बता देंगे करंट से मरी है, पॉइजन से मरी है, मारी गई है, कैसे मरी। एक सवाल और आपसे सर, आपने इस तरह के पेचीदा मुकदमे कई और देखे हैं जी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ किया जाता है? क्या आपके पास कभी इस तरह के केसेस आए? इस देश में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता, संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। एक मक्कार व्यक्ति कितनी मक्कारी कर सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसके हाथ में पावर होती है वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करता। ये हमने केसों में देखा है। इसी वजह से 60% के नियर अबाउट 60% केसेस इस भारत के अंदर एक्यूटल होते हैं। 100 लोगों पे यदि मर्डर का मुकदमा दर्ज है तो 60 लोग बरी होंगे। आप ये सोचिए, क्या वो लोग मरे नहीं? उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए ना किसी पर, या तो प्रोसिक्यूशन पे होना चाहिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे होना चाहिए। इस तरह के जजमेंट हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी किसी भी तरह के लीगली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का कोई बाउंड्री है या नहीं है कि कुछ भी कर सकता है? कहीं तो बाउंड्री है। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट के अंदर सकीरी वसू नाम से एक जजमेंट, उसमें ये कहा है कि इन प्रॉपर केसेस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट गोइंग फेयर, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड फेयर, और ऐसा कंप्लेनेंट को लगता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दाखिल करे और उस एप्लीकेशन पे संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करे। अब आई वुड लाइक टू से यू टू बी फ्रैंक कि हम इस तरह की एप्लीकेशंस लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कॉपरेशन करने वाला मामला वहाँ पे सामने आ जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड।
बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। ये थे सीनियर एडवोकेट जो अपनी सारी बात जो लीगली पॉइंट्स थे वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जो आपके लिए भी लाभकारी है। लेकिन एक बात जो निचोड़ सामने आया है इन तमाम घटनाओं को देखते हुए कि आखिरी लड़ाई तो समाज को मैदान में ही आकर लड़नी पड़ती है, और यही दुर्भाग्य है कि चाहे मौसम जैसा भी हो, स्थितियां जैसी भी हों, हालात जैसे भी हों, लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। ये विडंबना है उन तमाम लोगों के लिए जो उच्च पदों पर बैठे हैं लेकिन कलम चलाने में भी कहीं न कहीं भेदभाव बरतते हैं, जिसके कारण समाज को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है। वरना ऐसी घटनाओं को मिनटों में निपटाया जा सकता था और दोषियों को समाज के सामने दिखाकर उसको जो मुनासिब संवैधानिक सज़ा है वो दिया जा सकता था। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि दोषियों को, अभियुक्तों को, इस तरह के कृत्य करने वालों को छुपाया जाता है और बहुत दिनों तक बचाने का प्रयास किया जाता है। जब तक संभव होता है तब तक बचाया जाता। सवाल खड़े होते हैं संविधान को लागू करने वाले तमाम संगठनों पर, और देश के लोगों को इसके प्रति भी गंभीर होना पड़ेगा कि कैसे बाबा साहब का संविधान 100% खड़ा उतर जाए और लोगों की आस्था संविधान पर और बढ़े, न कि संविधान को कोसने का सिलसिला देश में शुरू हो जाए। ये भी एक षड्यंत्र है कि संविधान के प्रति लोग जो है अपनी निष्ठा कम कर दें, इसीलिए न्याय या तो दो नहीं और दो तो इतना विलंब कर दो कि न्याय के प्रति उनका लगाव और आशा और उम्मीद ही उसकी कम हो जाए।